Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, महिलाओं की अगर पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेके 35 दिन की है तो इस कंडीशन में महिलाओं को नॉर्मली जो महिलाओं का पीरियड का 21वां दिन है, 21वें दिन से लेके 35वें दिन के बीच में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि 101% आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो तो उसके लिए ओव्यूलेशन के बाद कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज़ होता है, इस फेज़ में फर्टिलाइज एग मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से। अगर कुछ भी गलतियां आप कर रहे हैं अनजाने में भी, तो इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं भी कंसीव हो सकती। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही कॉमन सी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको ओव्यूलेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे आप 101% श्योर हो सकते हैं कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव होगी ही होगी। प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है जो फर्टिलाइज एग है वो फैलोपियन ट्यूब से मूव करने के बाद जब पहुंचता है यूट्रन लाइनिंग में, और यूट्रन लाइनिंग में जब बरो होता है तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी की कंसीव होती है, और इसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन भी राइज होना शुरू हो जाता है। तो ओव्यूलेशन के बाद जब आपका ओव्यूलेशन हो गया, यानी ओवरी से एग रिलीज हो गया, तो उसके बाद सबसे पहले आपको जो ये पेप्सी, कोको कोला ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इनमें सोडा होता है, ये भी नहीं लेनी है, या सोडा ड्रिंक भी नहीं लेनी है, बिकॉज नींबू पानी में भी बाहर ऐसा सोडा डल जाता है। तो आपको बाहर की ड्रिंक कोई भी नहीं लेनी है, बिकॉज कई महिलाएं ले लेती है, नहीं पता होता है उन्हें ऐसा इटालियन फूड खा रही हैं या कुछ भी फूड खा रही हैं, तो उसके बाद क्या होता है, सोडा थोड़ा खाने को थोड़ा डाइजेस्ट करवाता है। तो आपको नहीं पता है और आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आप ओव्यूलेशन के बाद बिल्कुल भी सोडा रिलेटेड ड्रिंक ना लें। ये आपके मिसकैरेज का कारण बन सकता है, क्योंकि ये यूट्रस में इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है, यूट्रस में सूजन को पैदा करता है, और कभी भी अगर आपके यूट्रस में सूजन है तो बच्चा इम्प्लांट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरा याद रखना है, ट्रांस फैट आपको नहीं खाना है। कई महिलाओं को पता नहीं है कि ट्रांस फैट कौन कौन से फूड में होता है, तो मैं बता दूंगा। इस ट्रांस फैट होता है मेनली जो पैक्ड फूड आते हैं, कोई भी आइटम जो पैक्ड है वो आपको नहीं लेना है, या जो इंस्टेंट बन जाता है, जैसे पैकेट्स वगैरह आते हैं, वो इंस्टेंट सूप बन जाते हैं, या इंस्टेंट मील वाले भी आते हैं, वो आपको नहीं लेने हैं। बेक्ड फूड आपको नहीं लेना है, या माइक्रोवेव में जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं, ये आपको नहीं लेना है। ये सब ट्रांस फैट में आते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते ही करते हैं, साथ में इंसुलिन के फंक्शन को भी खराब करते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांस फैट का इंटेक करते हैं तो ये आपके ब्लड वेसल्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचती है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ गाइज, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो मेल को भी ट्रांस फैट अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोर्टेलिटी को भी खराब करता है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक हेल्दी एग की तो ज़रूरत है ही है, साथ में एक हेल्दी स्पर्म की भी ज़रूरत होती है, तभी जाके आप हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकते हैं। अब आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे योगर्ट हो, या लो फैट डेयरी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट। क्योंकि क्या होता है गाइस, देखिए कई महिलाओं का वेट ज़्यादा होता है, मोटापा ज़्यादा बढ़ गया होता है, तो वो अपने वेट को कम करने के लिए डाइट मेंटेन करती हैं। और डाइट को मेंटेन करने के लिए आप खाना तो सही खा रही हैं, डाइट भी आपने कम की है, और जो मिल्क है वो टोन्ड मिल्क लेना शुरू कर देती है। तो टोन्ड मिल्क या लो फैट मिल्क में क्या होता है, सारा फैट तो निकल जाता है, फैट निकलने के बाद सिर्फ बचता है मेल हार्मोन, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। अगर आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उससे महिलाओं की बॉडी में मेल हार्मोन इंक्रीज होगा, और पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में तो ज़्यादातर महिलाओं की बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ा हुआ होता है। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो फीमेल हार्मोन ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे अगर आपकी बॉडी में मेल हार्मोन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट की जगह आप जैसे काउस मिल्क है वो आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। वो आपकी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प करेगा। और इसके साथ गाइस आपको फिजिकल एक्टिविटी, कई महिलाओं को डाउट रहता है कि ओव्यूलेशन से पहले तो आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं,
कोई भी, बट ओव्यूलेशन के बाद क्या फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कितनी करनी चाहिए, या कौन सी करनी चाहिए, ये डाउट रहता है। क्योंकि ओव्यूलेशन के जो बाद का फेज होता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है हर एक महिला के लिए। तो ओव्यूलेशन के बाद गाइस आपको ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर पड़ जाए, चाहे वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो। क्योंकि घर में भी महिलाओं की फिजिकल एक्टिविटी होती है, काम करना, कपड़े धोना, ये सब फिजिकल एक्टिविटी में ही आ रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है ओव्यूलेशन के बाद जो जिससे आपके लोअर एब्डोमेन में प्रेशर पड़े। क्योंकि कई महिलाएं ऐसा भारी सामान उठा देती है, भारी सब्जियां ले आती है, तो उससे क्या होता है आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर पड़ता है। और इसके अलावा ऐसा ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग वगैरह आपको अवॉइड करनी चाहिए। कपालभाति, प्राणायाम, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड कीजिए। आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, वॉक आपकी बॉडी के लिए सही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जो आपके इम्प्लांटेशन सफल होने में हेल्प करेगा। बट आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना है ओव्यूलेशन के बाद। आप वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और साथ में जो नॉर्मल से प्राणायाम होते हैं जैसे अलोम विलोम, जिसमें आपके एब्डोमेन में प्रेशर नहीं पड़ रहा है, या भ्रमरी प्राणायाम, ये आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ हुआ। और इसके अलावा आपको ऐसी एक्सरसाइज को बिल्कुल अवॉइड करना है जिससे आपके पेट के निचले हिस्से में प्रेशर पड़े या भारीपन आपको लगे, चाहे वो घर का ही काम क्यों ना हो। एंड इसके साथ गाइस एक लास्ट काम आपको करना है, हाई जीआई फूड। देखिए हाई जीआई फूड, जीआई का मतलब है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनका मीडियम होता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उन फूड का होता है जैसे कि आप वाइट ग्रेन्स, जैसे वाइट ग्रेन्स में वाइट चावल आप ले रहे हैं, या वाइट आटे की रोटी आप खा रहे हैं, या आप वाइट चीनी ले रहे हैं। तो ये सब जो रिफाइंड चीज़ें हैं इनमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सब निचोड़ निचाड़ने के बाद जो लास्ट चीज बचती है वो उसे हम कहते हैं रिफाइंड। और इनमें हाई अमाउंट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो इनको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो इससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो भी गई एंड उसके बाद आप हाई जीआई फूड ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं तो आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में आपको हाई फाइबर इंक्लूड कीजिए, प्रोटीन इंक्लूड कीजिए, होल फूड्स इंक्लूड कीजिए, होल ग्रेन्स इंक्लूड कीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प करेगा और आपके इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को भी बढ़ाएगा। तो इसी तरीके से इन फूड्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है एंड क्या नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो इन चीज़ों में बिल्कुल सावधानियां बरतिए। अनजाने में भी ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें अनजाने में भी आप करते हैं तो ये आपकी प्रेगनेंसी ना कंसीव होने का कारण भी बन सकता है। तो गाइस यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।